बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी और एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में आपने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक जरूरी जो एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क के मामले में मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आज आज की तारीख में जो संगठन के साथी जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, जो लोगों को समझाते हैं, उनके पास 1 घंटा 2 घंटा या 3-4 घंटे का दिन भर में समय होता है, तो पूरा इतिहास और बहुत सारे बताने के बावजूद भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो छूट जाते हैं दर्शकों को बताने में। तो फिर जी। आज के तारीख में इतने मतलब 2-3 सालों में जितना एमएनटी ने डाटा संग्रह किया, न्यूज संग्रह किया, जानकारी संग्रह किया, उसका आज बहुत ज्यादा उपयोग है। जैसे कार्यक्रम के बाद, कैडर क्लास वगैरह के बाद हम लोग रेफर करते हैं कि आप एमएनटी में जाके संविधान से रिलेटेड, ओबीसी के मुद्दे पे रिलेटेड या किसी भी मुद्दे पे रिलेटेड आप जाके बात कर सकते हैं। जी। तो एक विचारधारा को निर्माण करने में एक बहुत बड़ा सहयोग है। इसके लिए हम एमएनटी न्यूज नेटवर्क के पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद अदा शुक्रिया करते सर, हैं। और शुक्रिया जी, सर। और अब हम आते हैं मुद्दे पर। सबसे जी। पहले तो ये हम समझते हैं कि भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। इसका यह अर्थ है कि जो संविधान में जो बातें आई, जैसे आज हम बात कर रहे हैं संविधान में मूल अधिकारों का महत्व, यानी फंडामेंटल राइट पार्ट 3। तो इसको समझने के पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी कानून, कोई भी आर्टिकल या कोई भी अनुच्छेद संविधान में क्यों आए, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि अगर हम समता की बात कर रहे हैं, अगर आर्टिकल 14 ये कह रहा है कि इस कानून के नजर में सभी कोई समान है, ऐसा लिखा गया, इसका मतलब यह है कि इससे पहले धरातल में या धरातल में वास्तव रूप से इसके खिलाफ कोई व्यवस्था रही होगी। मतलब कोई भी कानून तब बनता है जब उसकी आवश्यकता महसूस होती है। इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट में जो भी मौलिक अधिकार दिए गए, इसका यह अर्थ है कि 1950, 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी कानून थे वो समता के खिलाफ थे। और हम आज की तारीख में जितना बामसेफ ने जागृति निर्माण किया है, बहुत ही सरल तरीके से हम ये जनता को ये समझा चुके हैं, बता चुके हैं कि मनुस्मृति 1950 के पहले समाज में व्यवहार में लागू था। तो फंडामेंटल राइट यहां से शुरू होता है आर्टिकल 13 से, कि इस संविधान के लागू होते ही इस संविधान के संगत मौलिक अधिकार में जितने भी समता के राइट दिए गए, अधिकार दिए गए, जो भी इसमें प्रावधान किए गए, जो भी सिद्धांत इसमें वर्णित किए गए, उनके अगर विरुद्ध में कोई या उनके असंगत कोई संविधान पहले से लागू है तो वो जीरो होता है, इनवैलिड हो जाता है। ये 13 का 1 है। फिर उसके बाद और उसका डिटेल है 13 का 2 कि फ्यूचर में फिर कुछ ऐसा कानून आप नहीं बनाएंगे जिससे इस संविधान का मौलिक अधिकारों का हनन होता है। फिर उसी तरह से 3 और 4 है, जिसमें अगर आप कोई संशोधन भी अगर 368 के तहत करते हैं तो वो फंडामेंटल राइट के इस पार्ट पर कोई असर नहीं करेगा। इस तरह से पहले के जो कानून थे, विषमतावादी जो कानून थे, गैर बराबरी का जो विधि समाज जीवन में व्यवहार में था, वो समता के अधिकार के पहले अनुच्छेद आर्टिकल 13 से जीरो हो जाता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14 वो सीधा कहता है कि कानून के नजर में सभी कोई समान होगा। इसका मतलब फिर ये बात है कि जरूर ऐसा कोई कानून था कि कानून के नजर में लोगों का अलग अलग अधिकार थे। जैसे हम अगर बात करें मनुस्मृति की, तो उसमें 4 वर्णों की व्यवस्था थी, तो ऊपर से जो अधिकार है उस तरह से वो ब्राह्मणों को ज्यादा थे और नीचे शूद्र और अतिशूद्र को नहीं थे। लेकिन यहाँ आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के नजर में सभी कोई समान होंगे। अगर हम इसको सिंपल अगर हम समझने का प्रयास करें कि उसमें अगर देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। एक जो जरूरी बात हम आपको जो बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये ऐसा शब्द है, इक्वालिटी वो शब्द है जो पूरे विश्व में इसको कोई ओपनली मतलब सामने कोई नकार नहीं सकता है। और इसको सबसे पहले इस दुनिया में महामानव सिद्धार्थ गौतम ने समता शब्द को स्टैब्लिश किया। मतलब लोगों को ये समझाया कि सब कोई बराबर है, चाहे कोई भी वर्ग का हो, कैसा भी हो, सब कोई इक्वल है कानून के नजर में। और इसको बाबा साहब ने फिर फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 में दिया। लेकिन इसके साथ ही इसके आगे के आर्टिकल इससे जुड़े हुए, आर्टिकल 14 से ही जुड़ा हुआ एजुकेशन,
फिर आर्टिकल 14 से जुड़ा हुआ है हमारा 16, 15, 16, ये सारे इसी से जुड़े हुए हैं। और एक जरूरी बात कि इस अनुच्छेद पर संविधान सभा में बहस नहीं हुई, क्योंकि ये इतना इसके इसमें इतनी ज्यादा मतलब क्लैरिटी है, इतना ज्यादा इसमें अस्पष्टता है कि इस पर कोई बहस का और कोई विरोध का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, इसलिए संविधान सभा में भी इस पर बहस नहीं हुआ। अब हम आते हैं आर्टिकल 15 पे। 15 का अगर हम 4 की बात करें, भारत के पिछड़े वर्गों के संदर्भ में अगर हम बात करें, और अगर 15 का मूल रूप से बात करें तो कोई धर्म, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पे कोई कहीं भेदभाव नहीं कर सकता है। तो हर फंडामेंटल राइट के हर बात को पिछड़े वर्गों नागरिकों को या सिटीजन ऑफ बैकवर्ड क्लास जो भी है उनको इस परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए कि मौलिक अधिकार वास्तव में ये संरक्षित क्यों किए गए, क्यों इसको सिद्धांत में मतलब वर्णित किया गया, क्यों इसका इतना महत्व है फंडामेंटल राइट का। तो हर चीज को पढ़ते वक्त हमें 1950 के पहले क्या थोड़ा धारणा को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि एजुकेशन सबको नहीं दिया जाता था, इसलिए 15(4) ये कहता है कि सबको जन्म के स्थान पर या लिंग की किसी भी भेदभाव के मामले में आप उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। ये उसमें सिद्धांतिक रूप से। व्यवहारिक जो पक्ष है वो हम सब जानते हैं कि भारत में कई प्रकार की शिक्षा प्रणाली लागू है। अगर हम पिछड़ों की बात करें तो 90% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, और ये जो एजुकेशन का जो पॉलिसी भारत सरकार द्वारा जो लाई गई 1950 के बाद से ही वो कितना अमल में आता है, ये आप सीधे आप समझ सकते हैं कि बिहार की जो मुख्यमंत्री रही 90 के आसपास में, तो वो राबड़ी देवी भी अंगूठा छाप रह गई। 1950 में ये संविधान लागू हुआ कि उनको सबको देना है, एजुकेशन प्रॉपर देना है, जहां पे हम आगे हम देखेंगे इसी में कि 6 से 14 साल को फ्री एंड कंपलसरी देना है, ये संविधान कह रहा है एजुकेशन के मामले में। लेकिन फिर भी 1993 में हम ये देखते हैं कि राबड़ी देवी को अनपढ़ मतलब वो प्रचारित किया गया, और गांव में भी आज की तारीख में भी गांव में देखेंगे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो अधिकतर जो है वो अंगूठा छाप आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कहने को तो फंडामेंटल राइट है, कहने को तो मौलिक अधिकार है जो सबको मिलना है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल सबसे पहले लोगों को ये मिलना चाहिए, ये सरकार का ड्यूटी है। लेकिन आज भी लोग एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हैं। भले वो सर्व शिक्षा अभियान चलाए, राइट टू एजुकेशन चलाए, आगे कुछ भी हो, लेकिन लोगों को फंडामेंटल राइट आज भी नहीं मिल रहे हैं। ये एक अलग मसला है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। आर्टिकल 16 पर बात करें तो ये स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है फंडामेंटल राइट में। ज्यादातर लोगों का ये समझना है कि सिर्फ ये नौकरी और ये मामला है, लेकिन इसके जब गहराई में हम देखेंगे तो इसको अगर हम समझते हैं कि ये है क्या, आर्टिकल अगर हम 16 की बात करें तो आप देखेंगे उसमें जो पहला जो आर्टिकल 16 का पहला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब उसको समझने का बहुत ही जरूरी है। वो ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद, नियोजन, नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी वो दे रहा है किसी भी सर्विस में, वो मतलब जो भी सेवा है सरकारी से उसमें दे रहा है। किसको दे रहा है? आर्टिकल 16 क्या कह रहा है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा। अब हम लोग जनरली जो संगठन से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो ऐसे जनरली ये बोलते हैं कि 16(4) में बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन है, आरक्षण है। लेकिन अगर आप 16(1) को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब यह है कि अगर कोई मेरिट में आया, ज्यादा मार्क्स आया, भले वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, ओबीसी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो आर्टिकल 16(1) से वो सीधे ऊपर जाएगा। मतलब मैंने आरक्षण के बियॉन्ड मतलब उसके आगे जाएगा, मतलब पहले नंबर पे वो आएगा। जनरली ये दुश्मन वर्ग ने ये फैलाया है कि 16 SC ST OBC का रिजर्वेशन जो है 14.9 यहीं तक सीमित है। लेकिन हम 16(1) की बात करें, वो कहता है कि जो भी भारत का नागरिक होगा उसको समान अवसर मिलेगा। यानी पहला ये मसला है कि वो जनरल जो कैटेगरी है वो ऐसा फैलाया गया है कि सिर्फ फॉरवर्ड क्लास के लिए जनरल है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पष्ट किया है जनरल का मतलब है मतलब सामान्य, मतलब सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। इसका मतलब आर्टिकल 16 ये कहता है कि अवसर में अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। खैर आज अलग मामला है कि व्यवहार में अगर आप देखेंगे तो एक तरह से रोक लगाया जा रहा है कि SC ST OBC को 49.5 में रोकने का वो अलग अलग हथकंडा अपनाया जा रहा है, अलग अलग तरह से उसमें
जो भी है रोस्टर वगैरह लाए जा रहे हैं, लेकिन ये एक जरूरी मामला है। इसके आगे हम थोड़ा चलते हैं, 16.4 पे बात करते हैं। तो 16.4 में ये है कि उसके अलावा जो 16.1 में जितने लोग शामिल होते हैं उसमें उसके बाद पिछड़े हुए वर्ग के वो लोग जो थोड़े कमजोर हैं, सक्षम नहीं है, जिनको हजारों सालों से शिक्षा और संपत्ति और शस्त्र वगैरह से वंचित रखा गया, सारी चीज से वंचित रखा गया, उनको आगे लाने का वो प्रोविजन है। इस पर बहुत ज्यादा बहस भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला भी लाया, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आया और उन्होंने भी ये दिया है डिसीजन। जैसे हम इंदिरा साहनी का केस देख सकते हैं, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि वो 16.4 जो है वो किसके लिए है। तो मैं वो कुछ जो बातें हैं वो हम आपके सामने शेयर करेंगे। उसमें ये है, उसमें जो आता है कि 16.4 सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि 16.4 जो है ये एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। और उसके बाद जो कुछ पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के नागरिकों में से वे जो तथाकथित उच्च जाति के बराबर क्षमता हासिल कर चुके हैं, उन्हें अनुच्छेद 16(1) के तहत उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनके साथ कंपटीशन है। 16(1) में पिछड़े वर्ग के नागरिक जो हायर लेवल का, हायर कास्ट के जो मतलब तथाकथित उच्च जातियों के जो लोग हैं, उनके अगर बराबर अगर आ गए तो 16.4 में जाएंगे। लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर किया कि पिछड़े वर्गों के नागरिक में से शेष वे लोग जो अभी तथाकथित उच्च जातियों के बराबर क्षमता हासिल नहीं कर पाए हैं, उनको संविधान अनुच्छेद 16(4) के तहत रिजर्वेशन देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब उसको क्लियर किया गया है कि ये एक इंपॉर्टेंट। फिर आगे उन्होंने ये भी कहा है कि योग्यता अनुच्छेद 16(1) के तहत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति से नकारना एक प्रकार से उनके नागरिकता के अधिकार को नकारना है। जैसे कल आपने नागरिकता पर जो मुद्दा लाया था बात, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोगों को जो मेरिट लिस्ट में आगे आते, जिनको अधिक नंबर आता है, उनको अगर आप नहीं देते तो उनका सिटीजनशिप में जो राइट्स है वो आप उनका वो हनन करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फंडामेंटल राइट के जो कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं, चाहे एजुकेशन के मामले में हो और सर्विसेज के मामले में हो और अलग दूसरे मामले में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फंडामेंटल राइट का ये पार्ट 3 के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन अब इसको थोड़ा व्यवहारिक पक्ष में हम समझते हैं। आज के तारीख में जहां 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात संविधान करता है और शिक्षा, चूंकि हम देख रहे 15(4) में भी SC ST और जो पिछड़े वर्ग के नागरिक उनको एजुकेशन में अधिकार देने का मामला है, लेकिन हो क्या रहा है वास्तव में? आप देखिए कई तरह के एजुकेशन पॉलिसी जो है संविधान के मतलब भारत में लागू किए गए, यानी कि अगेंस्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू किए गए। सरकारी स्कूलों में जो स्थिति है वो आप जानते हैं। मैं चूंकि एक शिक्षक हूं तो आप देखेंगे कि हाई स्कूल तक में, मैं झारखंड की बात करता हूं, हाई स्कूल तक जहां पे 9, 10, 11, 12 तक की पढ़ाई होती है, 8, 9, 10, 11, 12 तक की पढ़ाई, वहां एक शिक्षक पे स्कूल चल रहा है, ऐसा रिकॉर्ड है। सरकारी स्कूलों की ये स्थिति है। अगर एजुकेशन की बात करें, सरकारी स्कूलों की बात करें, प्राथमिक जो प्रारंभिक जो विद्यालय है अगर उसकी बात करें, तो सब मिलेगा आपको। आपको खाना मिलेगा, मिड डे मील मिलेगा, ड्रेस मिलेगा, जूता मिलेगा, स्वेटर मिलेगा, बुक मिलेगा, शौचालय मिलेगा, एक सब कुछ वहां अवेलेबल है, नोटबुक मिलेगा, पेन मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन वहां है क्या नहीं, जो संविधान का फंडामेंटल राइट कहती है कि कंपलसरी एजुकेशन देना है, शिक्षा देना है, वो वहां से गायब है। किसी भी मामले में रिपोर्ट कम से कम एजुकेशन पे लिया जाता है, बाकी बच्चों का अकाउंट खुलवाइए, बहुत सारी बातें उसमें है। यानी कि जिस बैकवर्ड क्लास के लोग, SC ST OBC के लोग ज्यादा संख्या में उन स्कूलों में मजबूरी बस पढ़ने को है, वहां पर एजुकेशन गायब है। लंबे समय से ये चल रहा है। अभी NEP 2020 आया है, वो एक अलग बात है। इन सारे हालात को अगर हम देखते हैं तो ये हम स्पष्ट कह सकते हैं कि भारत के जो नागरिक है उनको फंडामेंटल राइट से वंचित करने का पूरा एक प्लान चल रहा है। अब हम जो 16 की बात कर रहे हैं, अभी हमने एजुकेशन का बात किया, अब हम आपको 16 आर्टिकल 16 में जो अवसर की समता है, इक्वालिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है सर्विसेज में, उस पर बात करते हैं। आप देखिए कि कांग्रेस ने लाया इसको प्राइवेटाइजेशन, और
पूरा जो सिस्टम है, जो 16(4) में जितने भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए प्रोविजन है, जैसे वो प्राइवेटाइजेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी चाहे फंडामेंटल राइट हो, चाहे कोई भी मामला हो, उधर लागू नहीं होता। स्पेशली जो रिजर्वेशन का जो मामला है, आरक्षण का जो पॉलिसी है, रिप्रेजेंटेशन का जो पॉलिसी है, वो बिल्कुल वहां से गायब हो जाता है। यानी कि उधर शिक्षा खत्म करने का और इधर लोगों के पॉकेट से पैसा खत्म कर देने का, मतलब पैसा नहीं देने का। हाँ, ये जो है पैसा का एक जगह इकट्ठा मतलब हो रहा है। अभी ऑक्सन का भी रिपोर्ट आया, 49% संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में है। कुछ दिन पहले भी उसका रिपोर्ट आया, 1% लोगों के पास 73% संपत्ति है। ये एक ये जो है लोगों को, भारत की जनता को फंडामेंटल राइट नहीं देने का, उनको छीन लेने का, जिनको जिनको मिला है वो भी छीन लेने का एक बड़ा मामला है। 72 साल हो गए फंडामेंटल राइट में जो प्रोविजन है, एजुकेशन हो चाहे सर्विसेज हो, चाहे फिर छुआछूत की जो उन्मूलन का मामला है, आर्टिकल 17 है, वो सारे जो है मतलब संविधान के प्रदत्त जो डेमोक्रेसी जो हथियार है, जो स्तंभ है, उनके माध्यम से सरकार जो है उसको खत्म करने का वो प्रयास कर रही है। जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल है कि ये जो हो रहा है, ये जो घटनाएं घट रही है, ये जो हमारे सामने आज जो चैलेंजेस आ गए, पिछड़े वर्गों के नागरिक के सामने शिक्षा और संपत्ति और ये सम्मान की जो मामला आ गया है, जो फंडामेंटल राइट दे रहा है, वो आखिर क्यों सरकार को इतना मतलब कैसे किस ताकत से वो हासिल कर रही है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो 16(4) से आए, SC ST OBC के लोग जो रिजर्वेशन से आए, उनका थिंकिंग जो रहा वो अलग ही रहा। खैर बाबा साहब ने कहा मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन मैं इसको एक अलग नजरिया से इसको देखता हूं और मैं आपसे शेयर करता हूं आज कि बाबा साहब ने जो बुद्ध ने चलाया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो फूले साहब ने कहा SC ST OBC शूद्र अतिशूद्र इस देश के मूल निवासी है, उस कंसेप्ट को, उस व्यवहारिकता को लाने का प्रयास, उस स्पिरिट से जो है ये फंडामेंटल राइट संविधान सभा में दिया गया। उसमें बाबा साहब का बहुत ज्यादा उसमें मेहनत है। कैसे है वो कि जो समाज है, जो कॉमन मैन है, जो गांव है या फिर जो भी एरिया है, अब देखेंगे टोली बना हुआ है, मतलब कोई भुइया टोली है, कोई कहा टोली है, कोई इस तरह का टोली बना हुआ, कुर्मी टोली है, यादव, ऐसी टोली बना हुआ है और उनका सामाजिक ध्रुवीकरण बहुत कम होता है। कई मामले में आपस में ही लड़ते हैं, एक जाति आपस में लड़ता है, आप देखेंगे पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई हो रहा है। लेकिन ये कंसेप्ट समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल राइट को अगर हमको इसको स्पिरिट को समझेंगे, इसके महत्व को समझेंगे, तो इस आशय से हमको समझना पड़ेगा जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अब एक ऑफिस है और उस ऑफिस में कुछ SC ST OBC के कर्मचारी आर्टिकल 16(4) और 16 से आ जाते हैं। अगर अधिक मार्क्स आया तो 16(1) की जैसे मैंने बात किया, और अगर कमजोर तबके के हैं तो वो रिजर्वेशन से पहुंचते हैं। हर ऑफिस में आप ज्यादा जितना बड़ा अधिकारी है या जितना बड़ा कार्यालय है, वहां ज्यादा कास्टिज्म या जो भी जातिवाद होता है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि जिस ऑफिस में वो गए, उस ऑफिस में एक ग्रुप बनता है। फॉरवर्ड जो है बैकवर्ड क्लास का जो पदाधिकारी है या कर्मचारी है, उनके साथ पोस्टिंग, उनकी ड्यूटी, उनको कई तरह से वो मतलब एक प्रताड़ना का एक सिलसिला चलता है। और कई बार तो ये भी हम सुनते आ रहे हैं कि आरक्षण से आया हुआ ये लोग इंजीनियर है, डॉक्टर है, पेट में जो भी वो करते रहते हैं। क्या हुआ, SC ST OBC फॉरवर्ड क्लास के जो वहां उस ऑफिस में कार्यालय में जो लोग हैं, उनसे एक तरह से उनकी लड़ाई शुरू होती है, एक मतलब द्वंद्व शुरू होता है। फिर SC ST OBC में एक ग्रुपिंग बनना शुरू होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। और वो ग्रुपिंग, वो वहां पर उस मुद्दे पर बात नहीं करते, क्योंकि वहां पे ऑफिस है तो हर मुद्दे पर वो बात नहीं कर सकते, मतलब जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जो उनके साथ जातिवाद हो रहा है, तो वो ऑफिस के बाद आपस में मिलते हैं। SC ST के यहाँ गया या SC ST OBC के यहाँ गया या OBC SC ST के यहाँ गया, चाय पिया, और ऑफिस में जो दर्द है, जो जातिवाद जो दिख रहा है, वो इधर शेयर करते हैं, यार मेरा पोस्टिंग उधर कर दिया, यार ये मिश्रा तो बड़ा बदमाशी कर रहा है। मैं स्पिरिट समझा रहा हूं, क्योंकि आप ये जो विषय ये है कि इसके महत्व को कैसे समझना है। तो ये क्या पैदा हुआ, लगाव पैदा हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट बात। मतलब एक जो नेशन की बनने की जो बात बाबा साहब बोलते हैं कि राष्ट्र तभी बनेगा जब देश की जनताओं में आत्मीयता होगी, आपस में भाईचारा निर्माण होगा। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, 15 एजुकेशन है, चाहे सर्विसेज का पॉलिसीज है, ये जितने भी सिद्धांत है, ये सब नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है।
ये इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर वो वहां आपस में तालमेल बनाते हैं और तालमेल बना के अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपना ऊर्जा लगाते हैं। यानी भाईचारा का निर्माण हुआ आर्टिकल 16(4) से। इतनी बड़ी बात है जिसको ब्राह्मणवादी ताकतों ने ब्राह्मणों ने हजार सालों से भारत के मूल निवासियों को बांटा, उसको फंडामेंटल राइट ने जोड़ने का काम किया लोगों को, देश के लोगों को। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, जो ब्राह्मणवादी ताकतें ये कहते हैं कि हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं और हम देशभक्त हैं, उस संदर्भ में मैं फंडामेंटल राइट आपके सामने बताना चाहूंगा। आप देखिए, जापान एक देश है जहां 1000 एक्टिव ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान ऐसा देश है। 2 बार बम गिराए गए, फिर भी वो उस देश का प्रोडक्ट, उस देश की जो क्वालिटी है, उस देश में जो पैसा है, उस देश के जो लोगों का जीवन का स्तर है, हमसे कई गुना बेहतर है भारत से। भारत एक बाजार बन के रह गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो वहां के सभी लोग मतलब सर्विस में लगे हुए हैं, किसी न किसी काम में लगे हुए हैं, और वो सारा काम का रिजल्ट देश निर्माण है, देश की तरक्की है ना। लेकिन भारत में क्या है, ये जो दुश्मन वर्ग जो है, जो फॉरवर्ड है, ये क्या कर रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन से SC ST OBC के लोगों को सर्विस से बाहर करने का प्लान कर रहे हैं। पैसा को एक जगह कुछ लोगों के हाथों में देना चाह रहे हैं। अगर फंडामेंटल राइट लोगों को मिलता, SC ST OBC को मिलता, उनके अनुपात में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलता, तो क्या होता? ये SC ST OBC के इतने लोग, 85% लोग इस देश निर्माण की भूमिका में आते, सब लोग सर्विस में आते, और ये जो भारत है, ये एक सशक्त राज्य बनता। तो फंडामेंटल राइट इस स्पिरिट में हमको समझना बहुत जरूरी है। एक तो एजुकेशन के मामले में, सर्विस के मामले में, कि एक भाईचारा निर्माण, एक नेशन बिल्डिंग का ये प्रोसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो सारा मामला जो शुरू हुआ, मैंने जो संविधान सभा की जो डिबेट पढ़ी, उसमें एक चीज मैं आपके सामने लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है, ये कब उठा। जैसे हम जानते हैं 9 दिसंबर 1956 को संविधान सभा का बहस शुरू हुआ, और लगभग 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा कि हम ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं। उसमें 5वां जो बिंदु उन्होंने रखा था, 5वां जो पॉइंट जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, वहां से ये मौलिक अधिकार की जो एक भूमिका और बाबा साहब को इस निर्माण प्रक्रिया में आने का बात शुरू हुआ। मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रस्ताव रखते हुए, कि जिसमें भारत के सभी लोगों को, देखिए एक ब्राह्मण बोल रहा है, कि जिसमें भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के अधिकार मिलने चाहिए, मानवीय समानता के अधिकार मिलने चाहिए। ये पॉइंट नंबर 5 उन्होंने 5 में डिस्कस किया है। इसके बाद 17 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर को 10 मिनट का बोलने का मौका मिलता है इस प्रस्ताव पर, रिपीट में इसके मंतव्य देने के लिए। हालांकि बाबा साहब को 18 दिसंबर का डेट बताया गया था। वो उन्होंने वहां पे जिक्र किया कि आपने मुझे 18 तारीख कहा था, और फिर आपने 17 तारीख को ही मुझे कहने को कहा, और 10 ही मिनट कहा। यहीं पर बाबा साहब ने उस प्रस्ताव के मंतव्य में कहा था कि आप कैसे देंगे इसको। तो फिर किन्हीं के पास ये जवाब नहीं था। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राष्ट्र, वो किन्हीं के पास जवाब नहीं था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबा साहब से कहा कि आप ही बताइए। तो बाबा साहब ने उसमें सुझाव दिए थे, कई सुझाव दिए थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबा साहब ने कहा था कि जितनी भी संपत्ति है देश का, उसको राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है, क्योंकि इस फंडामेंटल राइट के संदर्भ में उन्होंने 3-4 मुख्य बातें बताई थी 17 दिसंबर 1940 को। क्या बोलते हैं? मैं देखता हूं कि प्रस्ताव के इस भाग में यद्यपि अधिकारों की चर्चा की गई है, पर उनकी सुरक्षा का कोई उपचार नहीं दिया गया है। हम सभी जानते हैं, अधिकारों का कोई महत्व नहीं यदि उनकी रक्षा की व्यवस्था न हो, ताकि अधिकारों पर जब कुठाराघात हो तो लोग उनका बचाव कर सके। जो भी हम राइट देना चाहते हैं, उनका प्रोटेक्शन कैसे होगा, उसका पूरा मतलब वो होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। वो बोल रहे हैं बाबा साहब जवाब में, इसमें ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें राज्य के लिए संभव हो जाता कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान कर सके। जस्टिस के बारे में बोल रहे हैं। फिर बाबा साहब ने उसी में कहा था कि देश में उद्योग धंधे और भूमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, नेशनलाइजेशन होना चाहिए। और इसकी बहुत बड़ा सिद्धांत, बहुत बड़ा ये मतलब इसका रिजल्ट, इसका व्यवहार जो है बहुत बड़ा है। आप जानते हैं, भारत में जो एक मूल निवासी वो राष्ट्रपति है, भले वो उसको दलित नाम से प्रचारित किया जा रहा है। मतलब ये फंडामेंटल राइट का रिजल्ट है कि अगर लोगों को दिया जाए तो क्या हो सकता है, देश को
मतलब किस दिशा में और कितना मतलब शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इतनी बड़ी आबादी वाली देश है, अगर देश की 85% जनता को अगर इस राष्ट्रीय करण की जो बात बाबा साहब बोलते उसमें अगर सम्मिलित कर लिया जाता, लेकिन 72 साल हो गए, 13% SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन पूरा हुआ, फंडामेंटल राइट नहीं मिला लोगों को। इसका स्पष्ट अर्थ है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं, जिस 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 मतलब उस कम्युनिटी ने जिसने वो ये प्रस्ताव रखा था ब्राह्मण ने कि ऐसा ऐसा करेंगे, उसको सब पता है कि किस परिप्रेक्ष्य में संविधान बनाया गया, लेकिन उस वर्ग के हाथों में जब सत्ता गई तो उन्होंने संविधान के खिलाफ में काम किया और फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं देने का काम आज लोगों को मतलब कर रहे हैं। यहां तक कि स्टेट के जो गवर्नमेंट है, जो जो मूल निवासी जो भी हम कहते हैं पार्टीज है, वो भी इसको देने के लिए कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ प्रदीप जी, इस चैनल के माध्यम से, झारखंड में जो भी मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है भाषा का मुद्दा चल रहा है कि हम बिहारी भाषा, मगही भाषा को उसके लिए युवाओं को आंदोलन में लगा दिया गया है यहाँ के नेताओं ने। 22 साल हो गए, 3.5 करोड़ की आबादी है इस झारखंड की, लेकिन 1 लाख भी बहाली नहीं आया सरकारी स्तर पर। यहां तक कि यहाँ की जो मूल निवासी सरकार है वो डालमिया कंपनी को बुला के यहाँ के मूल निवासियों की जमीन हैंड ओवर कर रही है, जिसके लिए एसपीटी, संथाल प्रगना एक्ट और छोटा नागपुर एक्ट, सारा एक्ट बना हुआ है। इसके बावजूद है, और जनता का ध्यान, युवाओं का ध्यान भटका के बाहरी, भीतरी, झारखंडी, बिहारी इन मुद्दों पर भटकाया गया। क्यों? क्योंकि उसके जो साथ है वो उसी वर्ग का एक पार्टी है, कांग्रेस का एक मतलब समर्थन से बना हुआ। तो ये समझना जरूरी है कि कौन नहीं देना चाहता है, कौन है जो संविधान के जो फंडामेंटल राइट है वो लोगों को नहीं देना चाहता है। तो सिर्फ संविधान में मौलिक अधिकार जो है सिर्फ मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक मतलब बहुत बड़ा एक मसला है। राष्ट्र निर्माण जो वास्तव में अगर कहे कि सबसे बड़ा अगर कोई राष्ट्र निर्माण की पहल कर सकता है, प्रक्रिया कर सकता है, तो ये फंडामेंटल राइट्स है। इस परिप्रेक्ष्य में हमको संविधान का मौलिक अधिकार हमें देखना चाहिए।